तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार एस्टेट का एक और प्रैक्टिस सेट मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ मैंने 4 प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवा दिए हैं और आज हम इसका 5वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्नों से जुड़े रहिएगा, आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, सुफलक सुत का अर्थ है उद्धव, कृष्ण, अक्रूर या फिर नंद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्रूर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अक्रूर जी थे, उनके पिता का नाम था शाफलक, तो उसके कारण जो है इनको सुफलक सुत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शब्द की परिभाषा है। तो शब्द की परिभाषा क्या है? पद समूह, सार्थक ध्वनि समूह या फिर ध्वनि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्थक ध्वनि समूह। नेक्स्ट है, काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? 5, 3, 8 या फिर 2। तो काव्य हेतु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत, पंत। तो ये पंत का कथन है। तो यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है? ओज, प्रसाद या फिर माधुर्य। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें प्रसाद गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो उस गुण को हम कहेंगे ओज गुण। ठीक है, जो स्फूर्ति और संचार लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट है, ओज गुण का संबंध किस रस से है? तो ओज गुण का जो संबंध होता है वो होता है रौद्र रस से। ठीक है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो भरत मुनि ने जो है काव्यों की संख्या 10 मानी है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, कुंतक, दंडी, वामन या फिर रुद्रट। तो वामन ने इसको माना है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको हम लक्षणा कहते हैं, जो मुख्य अर्थ से भिन्न हो लेकिन उसके अर्थ से संबंधित हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4 या फिर 5। तो मात्रिक छंदों में ये 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ या फिर इनको लघु गुरु भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अवधि का निजी संबंध है। तो अवधि का संबंध किससे है? बरवे, कवित्त, रोला या फिर छप्पई से। तो इसका संबंध जो है बरवे से है। ठीक है, नेक्स्ट है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? तो वो है पिंगल। ठीक है, और पिंगल शास्त्र भी है इनकी रचना, इसी का नाम पिंगल शास्त्र इसलिए बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, भुजंगी, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका या अरिल। तो अरिल जो होता है वह वर्णिक छंद नहीं बल्कि ये मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है, इंद्रवज्रा छंद ने के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें जो है 11 वर्ण होते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उलाला या गीतिका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उलाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगती उर्वी अति गुरवी सर्वे
सर्वे पबे समुद्र सर, ब्याल बधिर तिह काल बिकल, दिगपाल चराचर। दिगयंत लरखत रत पद परत दस कंधो मुख पर, सुर विमान हिम भानु, भानु संगठित परस्पर, चौके बिरंची शंकर सहित, कोलू कमठु अहि कल मल्यो, ब्रह्मंड खंड कियो चंड धुनि, जबहि राम शिवधुन दलियो। यहाँ कौन सा छंद है? कुंडलिया, छप्पई, कवित्त या फिर मदाक्रांता। तो यहाँ पर जो है छप्पई छंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है? छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं हैं, छंद मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं, छंद में स्थायित्व होता है, या फिर छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन गलत है? तो देखिए, छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है विभाव के भेद हैं, आश्रय और आलंबन, आश्रय और उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव, आलंबन और उद्दीपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन पर। ठीक है, देखिए जो मीमांसा दर्शन है ये किसका है? ये भट्ट लोलट का है। ठीक है ना, भट्ट लोलट का है। और उसके बाद शैव दर्शन की बात करें तो शैव दर्शन जो है अभिनव गुप्त का है। ठीक है, शैव दर्शन किसका है? अभिनव गुप्त का है। वहीं पे न्याय दर्शन की बात करेंगे तो ये शंकुक का है। ठीक है, और फिर सांख्य दर्शन हो गया हमारा भट्टनायक का। ठीक है, सांख्य दर्शन भट्टनायक का हो गया। चलिए ठीक है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्र पुकारती, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वीर रस है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है रस के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है, जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगे लागी रही चाह की। यहाँ पर विरह का कारण है मान, प्रवास, पूर्व राग या फिर करुण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व राग। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये परिभाषा जो है आचार्य श्याम सुंदर दास के द्वारा दी गई है। चलिए ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो ये परिभाषा जो है आचार्य श्याम सुंदर दास के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? विभाव, व्यभिचारी, अनुभाव या फिर स्थायी भाव को? तो व्यभिचारी भाव को जो है संचारी भाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य आपको पहचानना है। बच्चा जिस कक्षा में है प्रसन्न है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। नेक्स्ट है, वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था। मैं बहुत थक गया हूँ। तो यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य है, वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और स्कूल उसके घर के पास था। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, सही संज्ञा पदबंध विकल्प हो। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब यहाँ पर जो है संज्ञा पदबंध आपको बताना है। तो वहाँ क्या है? संज्ञा क्या है? 4 ताकतवर मजदूर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में उद्देश्य का। तो यहाँ पर आपको वाक्य में उद्देश्य क्या है वो बताना है। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। तो यहाँ उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो है उद्देश्य जो है वो रोहन है, क्योंकि बात किसके विषय में हो रही है? रोहन के। चलिए नेक्स्ट है,
निम्न विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौटकर घर आओगे तब मैं आऊँगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। तो एक वाक्य क्या है, दूसरे पर आश्रित है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। नेक्स्ट है, उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह बनाने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से हटने लगते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है? तो सीता ने यह कहा। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारा आ जाता है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तो यहाँ पर आपको विशेषण पदबंध बताना है। तो बहुत अच्छे जो है यहाँ पर विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य ढूंढना है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मेरे प्राण निकल गए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो अशुद्ध यहाँ पर क्या है? घोर। क्योंकि देखिए साहित्य और जीवन का जो है घोर संबंध नहीं बल्कि कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है, ना कि घोर होता है। नेक्स्ट है, जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई। ये कैसा वाक्य है? तो ये क्या है? वैसे ही, तो इससे जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है मिश्रित वाक्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है, उसने खा लिया होगा। अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है? इच्छावाचक, तो इच्छा तो नहीं किया रखे, विस्मय नहीं, संदेह या संकेत, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संदेह किया जा रहा है, संकेत भी नहीं मिल रहा हमें से, ये संदेह हो रहा है कि उसने खा लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा चुका, तब वह आया, बिजली चमकती है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो यहाँ पे संयुक्त हो जाएगा हमारा, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। चलिए नेक्स्ट है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। इस कहावत का क्या अर्थ है? अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, या फिर कृतज्ञ होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कृतज्ञ होना, ठीक है ना। कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ है नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जिसका कोई अर्थ ही ना रहे। नेक्स्ट है, खेत रहना, मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। नेक्स्ट है, आकाश टूट पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है? अचानक तूफान आ जाना, अचानक विपत्ति आ जाना, अचानक बाढ़ आ जाना, या फिर अचानक घर से चले जाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक विपत्ति आ जाना। नेक्स्ट है, खाक में मिलाना, मुहावरे का अर्थ होगा सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नष्ट कर देना। नेक्स्ट है, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ आपको ढूंढना है। सर पर कफन बांधना, बहुत लज्जित होना, शेखी करना, संकट से बचना, बलिदान के लिए तैयार होना। तो सर पर कफन बांधना यानी बलिदान के लिए तैयार होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मरने के लिए तैयार हो जाना। तो इसके लिए कौन सा मुहावरा सही है? सिर पर भूत सवार होना नहीं, सिर पर भूत सवार होना नहीं, सिर पर कफन बांध लेना, आंखों में खून उतर जाना। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस बात का क्या अर्थ है? यहाँ पे अहंकार की बातें करना, शक्तिमान की विजय, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, सिद्धांतित मनुष्य। यहाँ पे है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदगति शब्द में समास होगा, तो शब्द सदगति में कौन सा समास है, तो वहाँ है तत्पुरुष समास, क्योंकि क्या हो जाएगा, सदगति यानी सत्य की ओर गति, सत्य की ओर गति। आजन्म शब्द में समास क्या आ गया, आ, तो क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव। नीलोत्पल, तो नीलोत्पल में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर कर्मधारय। नीला है जो उत्पल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, राजा रानी में कौन सा समास है, राजा और रानी, तो क्या जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत रत्न में कौन सा समास है, तो भारत रत्न में कौन सा है, तत्पुरुष समास, ठीक है, भारत का रत्न। मुख चंद्र, इसमें कौन सा समास है, तो कर्मधारय। मुख है जो चंद्र, मुख के समान चंद्र हो गया, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान हो गया ना, तो यहाँ पे आ गया कर्मधारय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही युग्म का चयन कीजिए। रस भरा यानी रस से भरा, सही है। पतित पावन, पतितों में पावन। रसोई घर, रसोई का घर, रसोई के लिए घर। धनहीन, धन में हीन, धनहीन धन में हीन नहीं होता, धनहीन का मतलब धन से हीन है। रसोई घर, तो रसोई का घर, ये भी गलत हो गया। पतितों, पतित पावन, पतित पावन यानी पतितों, पापियों को पवित्र करने वाला, यानी ये नहीं होगा कि पतितों में पावन नहीं, पापियों को पवित्र करने वाला, और ये हो जाएगा रस से भरा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर यहाँ पर आपको संधि विच्छेद देखना है, ठीक है। वीरोचित कौन सा आएगा, वीर जमा उचित। अत्यावश्यक, इसका क्या आ जाएगा, अति जमा आवश्यक। नेक्स्ट है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट क्या आ जाएगा, उत जमा शिष्ट। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। नेक्स्ट है, आपको यहाँ संधि विच्छेद करना है। मुनीश, मुनीश का क्या हो जाएगा, मुनि जमा ईश, ये वाला होगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, यशोदा शब्द में संधि कौन सी है, विसर्ग, गुण, यण या फिर व्यंजन। तो यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका संधि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या जाएगा, यशः जमा दा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णिक छंदों में गण जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ठीक है। और इसका सूत्र क्या है, या माता राज भान सलगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, दृष्टांत, चौपाई, दोहा, सोरठा। तो दृष्टांत जो है वो छंद नहीं है, बल्कि ये क्या है, अलंकार में आप पढ़ते हैं, दृष्टांत अलंकार, ठीक है ना, तो ये अलंकार है ना कि छंद है। नेक्स्ट है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, कुंडलिया, रोला, दोहा, सोरठा। तो इसमें जो है कुंडलिया में एक होता है। नेक्स्ट है, छप्पई में होते हैं प्रथम चरण 4 रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम 4 चरण जो है होते हैं इसमें रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण जो होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मैंने नहीं, मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो यहाँ पे कौन सा जो है वाक्य में त्रुटि का आधार क्या है, तो यहाँ पर वाक्य जो है कारक संबंधी है। हनुमान ने संजीवनी, तो हनुमान संजीवनी से
संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। ठीक है ना। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। अब ये किस प्रकार का उदाहरण है, किस तरह का ये वाक्य है, तो ये जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें आश्रित भी है और से हमने जोड़ा भी है। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस सामसिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है, तो वह बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है, कृतकृत में समास है, तो कृतकृत में जो है कर्मधारय समास है। क्यों? कृत ये किससे बनेगा, कृत जमा आकृत से। ठीक है ना, तो यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकृतम में कौन सा समास है, तो अकृतम में तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो है ये नए तत्पुरुष समास है, और नए तत्पुरुष समास जो है हमेशा तत्पुरुष समास होता है, नए जो होता है तत्पुरुष होता है। नेक्स्ट है, बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है, तो बखूबी में जो है अव्ययी भाव समास पाया जाता है। यहाँ क्या आ गया, ब, और इसमें है खूबियों से युक्त। नेक्स्ट है, तच्छरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत् जमा शरण। निम्नलिखित में संधि विच्छेद, जलौध, जलौध इसमें क्या आ जाएगा, जलौध, औध मात्रा आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अनविक्षा का संधि विच्छेद है, अनविक्षा इसका संधि विच्छेद क्या जाएगा, अनुजमा इच्छा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे संधि। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वहाँ पे वहीं पे शब्दों का जहाँ पे मेल होता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है, तो व्याकरण के लिए ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा, व्याकरण। नेक्स्ट है, संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वही संशय का क्या अर्थ है, मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, क्रोध की स्थिति, या फिर वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, ये संशय का तात्पर्य है। नेक्स्ट है, जब वे उठे तो उन्होंने अपने को हल्का अनुभव किया, तो यहाँ पर हल्का जो अर्थ है इससे क्या तात्पर्य है, कम, घटिया, स्वस्थ या फिर खाली, तो इसका तात्पर्य जो है स्वस्थ से है। नेक्स्ट है, अध्याहार, इसका अर्थ क्या है, वाक्य में आधा अर्थ प्रकट होना, वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ा जाना, या फिर वाक्य में संपर्क छिन्न जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तात्पर्य इसका वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। नेक्स्ट है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट है, हिंदी की कौन सी बोली उत्तर प्रदेश एवं बिहार के प्रांतों में बोली जाती है, तो भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रांतों में बोली जाती है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है, तो इसके लिए शब्द है स्वच्छंदतावाद। नेक्स्ट है, देखी सुदामा की दीन दिशा करुणा करके करुणा दीदी रोई, यहाँ पर कौन सा श्रृंगार है, तो यहाँ पर करुण रस जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, तो व्याकरण में काल का तात्पर्य समय से है। फिर यहाँ पर आपको भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, अब चला जाए, पाठ पढ़ा, पानी पी लो, आओ देखिए, तो यहाँ पर भाववाच्य किससे पता चल रहा है, अब चला जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार और कर्म, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म। फिर यहाँ पर आपको विभावना अलंकार पहचानना है, यह अनुरागी चित्त की गति समझी नहीं। नेक्स्ट है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। नेक्स्ट है, श्याम और किमी कहो बखानी। नेक्स्ट है, बिनु पद चले सुने बिन गाना, तो यहाँ पर
विभावना अलंकार का उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, नेक्स्ट है अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है आगे नदियां पड़ी अपार, घोरा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार क्या है? रूपक अलंकार। राम रतन धन पायो, तो राम नाम का रत्न, राम को रत्न के रूप में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शब्द अलंकार नहीं है, अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रूपक। ठीक है, रूपक जो है शब्द अलंकार नहीं है, बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्द अलंकार है, ये अर्थालंकार है। यहाँ आपको उपमा अलंकार का भेद नहीं है, साधारण धर्म, उपमान, लक्षण, वाचक। तो लक्षण जो है वो इसमें आता नहीं है। ठीक है ना, इसमें साधारण धर्म, उपमान, वाचक और इसके अलावा जो है वो आता है उपमेय। ठीक है, उपमेय, उपमान, उपमेय आता है, उपमान आता है, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नील परिधान विश्व कुमार, खिल रहा मृदुल अधुला अंग, अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे कहते हैं, तो जब अर्थों के आधार पर सजाते हैं तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि अलंकार के कितने भेद हैं? तो अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है संक्षेपण में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए, संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार, विशेषता आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, संक्षेपण में वाक्य का दोहराव होना चाहिए, संक्षेपण सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षेपण में वाक्य का दोहराव नहीं होना चाहिए, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये थी हमारी 100 प्रश्नों की प्रश्न उत्तरी प्रैक्टिस सेट 5 की। तो आज की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।